हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी सर। चले जी। थोड़ी सी देर हो गई है आज, तो हम जरा तेज तेज चलेंगे, कोशिश करेंगे 1 आवर 15 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे पेपर। तो अच्छी स्पीड पर काम करना है ज़रा। पेपर कौन सा है? मई जून 22। हमने वेरिएंट 2 पहले इसका किया था 22, अब हम वेरिएंट 1 कर रहे हैं इसका। ठीक है, पेपर 2 का अगेन वही पुराने फॉर्मेट पे है पेपर, तो आपका फॉर्मेट तो डिफरेंट होगा। पहला क्वेश्चन, shows a model of a human arm। एक्चुअल नहीं दिखा रहा, उसका मॉडल दिखा रहा है, आपका बाइसेप दिखा रहा है ये। तो ये पिवट जो है वो आपकी एल्बो हो गई, ये आपका आर्म हो गया, ये आपका फोर आर्म हो गया, और ये जो रबर बैंड है ये आपका बाइसेप हो गया। ठीक है, रबर बैंड जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो आपका फोर आर्म जो है आप ऊपर की तरफ पुल कर सकोगे। ठीक है, और ये अपने हाथ में आपने वजन उठाया हुआ। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं मास इज सस्पेंडेड, द वेट ऑफ द सेक्शन एक्स वाई इज नेग्लिजिबल एंड द मॉडल इज एट रेस्ट। एक बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है वो ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन एक्स वाई है, मतलब कि ये जो रॉड है इसका अपना वेट नेग्लिजिबल है। तो हमें जिस चीज का वेट कंसिडर करना है वो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मास लगा हुआ है। ठीक है, टू वेज इन विच द डायमेंशंस ऑफ द रबर बैंड चेंज एज द मास इज एडेड टू सेक्शन एक्स वाई। रबर बैंड की डायमेंशंस कैसे चेंज होती हैं? यू कैन एक्चुअली सी इट हैपनिंग इन फिगर 1.2 एंड 1.1। जब मास ऐड किया तो रबर बैंड के साथ दो चीजें हुई हैं, लेंथ इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है ना वो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या ये कह लो कि उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर बैंड। कोई भी चीज जो स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है, इसकी शेप चेंज होती है, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स उस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है, तो हम बोलेंगे फॉर फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है उस पर क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ओके, जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है उसकी दो कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही है। जो एक और कंडीशन होती है वो होती है कि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो जीरो होती है। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है इट इज एक्चुअली वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे होते हैं। एक्सप्लेन why the force that the rubber band exerts on the section y section xy is larger than the weight। फोर्स जो रबर बैंड लगा रहा है सेक्शन एक्स वाई पे, इट इज लार्जर देन द वेट। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस बात को? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ही अप्लाई करना है आपने। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैसे? जो वेट की फोर्स है वो यहां से लग रही है, और जो रबर बैंड की फोर्स है वो कहां से लग रही है? फोर्स एफ यहां से लग रही है। पिवट पॉइंट एक्स है, पिवट पॉइंट एक्स है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को ही अप्लाई करो यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कैसे अप्लाई होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले डायग्राम भी फ्रेम में रखता हूँ और यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करता हूँ। जो क्लॉकवाइज मोमेंट है जो कि है W इंटू हाउ मच, W कितना है? W का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? अगर ये 16 है और ये 2 है तो इसका मतलब है W का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 18। तो W इंटू 18 इज इक्वल्स टू, और राइट साइड पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि है F इंटू, F का पिवट से डिस्टेंस क्या है?
2 सेंटीमीटर्स। अब वो कह रहे हैं कि फोर्स F W से ज्यादा आनी चाहिए। इस बात को एक्सप्लेन करना था। F को सब्जेक्ट बनाओ, W इंटू 9। क्या प्रूफ हो गया कि F W से ज्यादा आएगी? W की वैल्यू जो भी होगी जब वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो F की वैल्यू आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ W इज 2 न्यूटन, इफ W इज 2 न्यूटन देन 2 इंटू 9, तो F जो है वो 18 आएगा। अगर W जो है वो लेट्स सपोज 10 न्यूटन है तो F जो है वो 90 आएगा। अगर W जो है वो 100 है तो F जो है वो 900 आएगा। सो ये हम इस इक्वेशन के थ्रू ही प्रूव करेंगे। हमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू शो इन आवर वर्किंग। यही बात हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके तो हम बताएंगे, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो हम भी कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम पिवट इज लेस कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ W, पूरा नाम लिखना फोर्स का, फ्रॉम पिवट। लेकिन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट जस्ट डू दिस वर्किंग ओवर हियर। ये वर्किंग जो है ये बिल्कुल वैलिड है। ये वर्किंग भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अपने सवाल के साथ ही ये वर्किंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा भी हम छोटा करके यहाँ पे साइड पर रख देते हैं जस्ट एज अ नोट। वो कह रहे हैं द मास हैज अ वेट ऑफ 4 न्यूटन। फोर्स निकाल दें तो अब वो जो वर्किंग हमने ऊपर की थी, ये जो वर्किंग की है यहाँ पे, इसी से तो आंसर आना है। तो ये वर्किंग यहाँ पे ले आता हूँ, राइट? ये वर्किंग यहाँ पे ले आते हैं और वेट की वैल्यू डाल देते हैं। वेट की वैल्यू क्या है? 4। ये हो जाएगा इंटू 18, F इंटू 2। F की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, 36 आ रहा है। तो देखो जो F की वैल्यू है वो W से 9 टाइम्स ज्यादा आ रही है। ठीक है, वो पूरी क्लियर है ये बात? एक मिनट बेटा मेरा जरा वेट करना, एक छोटा सा काम कर लें। गिव मी अ मिनट। एक मिनट पॉज कर रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कैन यू गाइस स्टिल सी द स्क्रीन? स्क्रीन अभी तक आपको नजर आ रही है बेटा सबको? तो एक दफा कंफर्म कर दो। ओके चलें फिर आगे चलते हैं। तो भाई आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ योर आंसर इज डिफरेंट इफ वेट ऑफ द सेक्शन XY इज नॉट नेग्लिजिबल। क्वेश्चन के शुरू में उन्होंने कहा था, ये बात मैंने हाईलाइट की है, वेट ऑफ दिस सेक्शन इज नेग्लिजिबल। तो हमने इसका वेट, इस रॉड का अपना वेट इग्नोर किया था। अब इस रॉड का वेट हम वो कह रहे हैं आप इग्नोर ना करें और फिर बताएं कि अब F का आंसर कैसा आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक और डाउनवर्ड फोर्स लगेगी विच इज द वेट ऑफ द रॉड। इसको W2 कह लेता हूँ। और ये यहाँ से क्यों बनाया मैंने? W मैंने बिल्कुल सेंटर से क्यों बनाया रॉड के? क्योंकि रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं होगा। तो W2 यहाँ से एक्ट करेगा अगर, तो कौन सा मोमेंट इंक्रीज हो रहा है? कौन सा मोमेंट इंक्रीज हो रहा है? ये वाले फोर्स कौन से मोमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रही है? क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट? क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीज हो रहा है एंड द रॉड हैज टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को भी इंक्रीज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो अगर क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा? कि फोर्स ज्यादा लगे, मतलब रबर बैंड ज्यादा स्ट्रेच हो
और रबर बैंड को क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ये फोर्स ज्यादा आएगी. दैट इज व्हाट आवर आंसर इज. बट अगेन all of these questions that are at the last part of the question, ये जो लास्ट पार्ट में आते हैं जिसमें आपका कहते हैं कि आपका आंसर कैसे डिफरेंट होगा, या इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू पे इफेक्ट पूछ रहे हैं. अब ये वर्किंग देखो, इस वर्किंग को देखो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. इस वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि एक W तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, इसे कह देते हैं W1, जो कि मेरा था किसका वेट, जो मास हैंग हुआ था. अब एक और वेट हैंग हुआ है और इसको सपोज कर लो किसी भी आई डोंट नो रैंडम डिस्टेंस से यहाँ से एक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ गया, क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज तो उसके बराबर ही रहता है. इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी बढ़ेगा, जिसका मतलब एफ की वैल्यू बढ़नी चाहिए. तो हम बताएंगे एफ विल इंक्रीज या एफ विल बी लार्जर because clockwise moment will increase, so anti-clockwise must also increase. ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया. और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं. विंड टरबाइन दिखाया हुआ आपको, राइट. Wind blows directly towards the turbine with a speed of 12 in 1 second. This is important. ये 1 second उन्होंने यहाँ पे कर दिया. इतना mass of air passes through the circular area swept out by the blades. तो जो circular area उसमें से एक 60,000 kg of air pass कर रहा है. कह रहे हैं kinetic energy निकाल दें air के mass की. kinetic energy का फॉर्मूला होता है half mv square, half 60,000 into 12. So that's a lot of kinetic energy. 12 का स्क्वायर करना नहीं भूलना. 0.5 into 60,000 into 12 squared. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 432,000 and what will be the unit? joules. ठीक है. मार्किंग स्कीम में देखोगे तो लिखा हुआ होगा 43 और ये भी 0 किया हुआ होगा. क्या किया है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि हमेशा हुआ होता है मार्किंग स्कीम में, क्योंकि सवाल का सारा डेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन होता है. आगे चलो. विंड टर्बाइन रिलीजेस नो कार्बन डाइऑक्साइड while generating electricity. Compared with a coal-fired power station, this is an advantage. One reason why is it important to reduce the amount of carbon dioxide. बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, एवरीवन शुड नो दैट. जिसने आज तक अभी फिजिक्स ना पढ़ी हो वो भी, आपको भी पता चल रहा होगा कि भाई उसको भी पता चलना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हाई इज इट बैड. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है. पूरी बात लिखना, ग्रीन हाउस गैस है, is a greenhouse gas which does what, which causes climate change or global warming, which causes global warming, right? तो not good for the environment थोड़ा सा जेनेरिक हो जाएगा, थोड़ा सा वेग हो जाएगा. ठीक है. तो हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है. बिकॉज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट का मतलब तो ये भी है कि लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्मॉग होती है, लोग बीमार हो सकते हैं, एसिड रेन हो सकती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल. कार्बन डाइऑक्साइड का मेन प्रॉब्लम यही है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस गैस है. वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल कंपेयर टू विंड टर्बाइन. तो भाई कोल का विंड टर्बाइन के ऊपर क्या एडवांटेज है? विंड का कोई डिसएडवांटेज सोच लो. यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस. अच्छा, अब ये जब बात कर रहे हो कि इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तिशांत, जब तुम कहते हो कि इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये तो डिपेंड करता है ना पावर प्लांट कितना बड़ा लगा रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इस बात का मतलब अगर मैं विंड पावर प्लांट बहुत बड़ा लगा दूं, जैसे वो कराची और हैदराबाद के बीच में जो लगा हुआ है वो काफी बड़ा विंड पावर प्लांट, और एक छोटा सा जो है वो छोटा सा जो है वो मेरे पास कोल फायर्ड पावर प्लांट, तो विंड वाले से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी. तो विंड के डिसएडवांटेज सोच लो. विंड से सर रात, विंड हर जगह नहीं होती, तो विंड हर जगह भी नहीं होती और हर वक्त भी नहीं ब्लो कर रही होती, अनरिलायबल है. राइट, सही है. तो विंड
नॉट ऑलवेज, या ये भी लिख सकते हैं नॉट एवरीवेयर अवेलेबल। पूरी बात लिखना, वेयर एज कोल is available, yeah, coal can be used to generate electricity every time. Coal can be used to produce energy anytime or anywhere. All you need to do is just कोल को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दो। अच्छा, उसके बाद एक बात जो मॉक में तुम लोग का क्वेश्चन आया था विंड वाला, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो लिखने थे। सोलर के लिखने थे, सोलर के थे, सोलर के थे। और सोलर में सब लोगों ने लिखा था एक्सपेंसिव है। दैट्स रॉन्ग, सोलर इज नॉट एक्सपेंसिव रियली। अगर आप अब इफ यू कीपिंग अप विद द प्राइसेस ऑफ सोलर, तो यस वैसे तो एक्सपेंसिव, घर में लगाने का तो खर्चा ज्यादा है, बट बात सारी ये है कि ओवर द ईयर्स सोलर पैनल्स बहुत सस्ते और बहुत एफिशिएंट हो चुके हैं। तो जितना सोलर पावर प्लांट सेटअप करने में खर्चा आता है कोल पावर प्लांट से कोई इतना डिफरेंट नहीं है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, अगर 5 साल 10 साल की ओवरऑल से बात करें तो सोलर का खर्चा कम होगा, क्योंकि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से फ्यूल नहीं देनी पड़ी, उसको सिर्फ उसको मेंटेन करना है। ये कह सकते हैं सोलर का डिसएडवांटेज था। जो विंड का भी है कि इनको बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए, बहुत सारे विंड टरबाइन लगाने तो बहुत सारा एरिया चाहिए, लेकिन कोल का पावर प्लांट जो है वो छोटे से एरिया में लग सकता है। एनीवेज आगे चलते हैं। coal-fired power station releases carbon dioxide when it generates itni 1 kilowatt of electrical energy. Everyone recognize this unit. This is a unit of energy. Specifically जब हम electricity produce करते हैं तो kilowatt hour का unit use करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब इतनी एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है आपको कोल फायर्ड पावर स्टेशन से, तो इतना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। डिफाइन द किलोवाट आवर, एक यूनिट को डिफाइन करना है, तो आप सिंपली ये बताओगे कि इसमें क्या हो रहा है, किलोवाट आवर में क्या हो रहा है। हाउ डू यू डिफाइन किलोवाट आवर? यूनिट को ही गौर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किस चीज का यूनिट है? पावर का। is used for how long? 1 hour। बस इतनी सी बात है, ठीक है। कैलकुलेट द mass of carbon dioxide saved. Calculate the mass of carbon dioxide saved when the wind turbine has a output power of 2000 kilowatts and operates for 12 hours। पहले तो ये देखो कि कितने किलोवाट आवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितने किलोवाट आवर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2000 किलोवाट्स हैं और 12 आवर्स हैं, ये कितना बन गया? ये बन गया 24,000 किलोवाट आवर्स। तो अब इसके अंदर कोई कार्बन नहीं जनरेट हो रही, उसमें कार्बन जो है रिलीज हो रही है 0.96 kg। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सेव हुई, विच वुड हैव अदरवाइज बीन रिलीज्ड इफ इट वाज अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। कोल फायर्ड पावर स्टेशन अगर इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो कितनी गैस रिलीज करता। तो ये देखो, अगर 1 किलोवाट आवर के लिए वो इतनी गैस रिलीज करता है, तो 24,000 किलोवाट आवर के लिए वो कितनी गैस रिलीज करेगा? 24,000 इंटू 0.96 कर दो और आपके पास आ जाएगा 23,040 kg। अब आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको 23,000 भी लिख दो, मोर और लेस 2 सिग्निफिकेंट फिगर में सही होगा। तो आपने 23,000 kg गैस एमिट होने से बचा ली बाय यूजिंग अ विंड पावर स्टेशन रादर देन अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। विंड इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वन अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, एक चीज वैसे मेरे जहन में आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी की जब भी मैंने डेफिनेशन पढ़ी आधे लोगों ने गलत लिखी होती है, हालांकि इतनी आसान सी बात है। आपने लिखा होता है कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होता कि एक जो विंड गुजर गई वो विंड आप रीयूज नहीं करते, सिर्फ इतनी सी बात है कि वो डिप्लीट नहीं होती, वो कम नहीं होती, वो खत्म नहीं होती। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि वो रीयूज हो सकती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जब डेफिनेशन पूछना, आपने नहीं बोलना इट कैन नॉट बी रीयूज्ड और कैन इट बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आपने लिखना है कि इट डज नॉट डिप्लीट या इट डज नॉट रन आउट, इट डज नॉट एंड, ठीक है। तो कौन सी रिन्यूएबल है? और बहुत सारी हैं यार, सोलर है,
टाइडल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वाटर मत लिखना, सही बात लिखना प्रॉपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और क्या है, बायोफ्यूल है, और क्या है, ठीक है, बस ये काफी एग्जांपल्स हो गए, एक लिखनी है आपको, जब 1 बोला तो 1 ही लिखना है, हमने 4 नहीं लिखनी। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, राइट, या हीट लिख दो बेशक, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ज्यादा बेहतर है, नीडेड टू डू व्हाट, नीडेड टू फ्यूजन के अंदर स्टेट ऑफ चेंज। अगर खाली लेटेंट हीट की डेफिनेशन पूछे तो खाली स्टेट ऑफ चेंज लिख दोगे, दैट इज अ जेनेरिक टर्म। अगर वेपराइजेशन पूछेंगे तो बॉइलिंग की बात हो रही है, और अगर फ्यूजन पूछ रहे हैं तो फिर मेल्टिंग की बात हो रही है। तो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सब्सटेंस, या फिर हम इस तरह लिख देते हैं टू चेंज द, इसको बकायदा मेल्ट को भी जरा एलैबोरेट करके लिख देते हैं, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड टू लिक्विड में जाहिर सी बात है एनर्जी नीडेड है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर लिक्विड टू सॉलिड हो तो एनर्जी नीड नहीं होगी बल्कि एनर्जी रिलीज होगी उसमें। एनीवेज, अच्छा, इसमें आपने पर यूनिट मास नहीं ऐड करना, पर यूनिट मास नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, बिकॉज ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। जब होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेशंस है मीरब, definition है, but the calculation, the formula which was Q equals ml is not there. You don't need to, you calculate the specific latent heat of fusion or vaporization, but the definition is there. There is a learning outcome which says के पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि latent heat का क्या मतलब है। तो जो melting और boiling में एनर्जी यूज होती है वो latent heat होती है। Sample of metal P at 100 डिग्री सेल्सियस is heated steadily. Steadily का वर्ड जो है मैं यूज यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, heated steadily, एंड उसका टेम्परेचर 400 तक जा रहा है। सो 100 से 400 तक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इज 250, स्केच अ ग्राफ टू शो द टेम्परेचर चेंजेस विद टाइम। सो किस टाइप की शेप बननी चाहिए ग्राफ की, बस यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, पहली बात तो स्टार्ट 100 से होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, खत्म कहाँ पे करना है, 400 पे करना है। अब वो सॉलिड है, शुरू में सॉलिड है तो हीट करते रहते हैं इसको। अच्छा, आप यूं भी बना सकते हो और आप ऐसे करके कर्व भी बना सकते हो। यूजुअली तो कर्व इसलिए बनता है कि, लेकिन इस पे वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, चाहे किसी स्टूडेंट ने ऐसे बनाया हो या स्ट्रेट बनाया हो, वो इसको एक कंसिडर करेंगे। अब 250 पे आके मैंने लाइन कर दी है फ्लैट। समवन कैन एक्सप्लेन कि ये लाइन क्यों फ्लैट कर दी है? मेल्टिंग शुरू, स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज के दौरान आपका जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है वो हो रहा है, और उस दौरान टेम्परेचर राइज नहीं करता। एनर्जी मिल रही होती है इस दौरान या नहीं मिल रही होती सब्सटेंस को? मिल रही होती है सर। ओके, एनर्जी मिल रही होती है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करता, तो एनर्जी कहाँ जा रही होती है? स्टेट चेंज करने में। स्टेट चेंज करने में, लेकिन स्पेसिफिकली इसको और कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, कहाँ जा रही होती है? To break the bonds or form them. टू ब्रेक द फोर्सेस बिटवीन द पीएस। ठीक है, एक और सैंपल है मेटल क्यू, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पी से ज्यादा है। व्हाट डज दैट मीन? इसको मेल्ट होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनके मेल्टिंग पॉइंट सेम है और उनकी हीट कैपेसिटी भी सेम है, हीट कैपेसिटी भी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट उनका सेम है, सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, हीट कैपेसिटी भी सेम है, मतलब जो टेम्परेचर राइज करेगा वो सेम रेट से करेगा। रिमेंबर हीट कैपेसिटी क्या होती है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो जो टेम्परेचर है, जिस रेट से आप एनर्जी प्रोवाइड करो तो टेम्परेचर उसी हिसाब से बढ़ेगा। फर्क सिर्फ आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, क्यू को ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट, क्यू को ज्यादा एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, तो वो यहाँ पे उसका जो फ्लैट सेक्शन है वो थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी वो आइडेंटिकल होगा। सो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द सैंपल ऑफ क्यू
experiment is repeated with sample q, the sample is supplied with same amount of energy per second, तो same rate से energy दे रहे हैं जैसे p को दी थी. Explain how the graph differs. So हम बताएंगे कि उसका जो flat section है, the flat section will be longer. सिर्फ डिफरेंस बताना है, सिमिलैरिटी नहीं बताना. अगर सिमिलैरिटी भी पूछी होती तो हम बताते कि उसके जो ये टिल्टेड वाले सेक्शन हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम स्लोप के होते हैं, पर जो फ्लैट सेक्शन है वो लॉन्गर होगा. अच्छा, अब उसको एक्सप्लेन करना है. द कमांड वर्ड इज एक्सप्लेन, नॉट डिस्क्राइब, अदरवाइज वी वुड हैव बीन डन बाय नाउ. ये 1 मार्क का होता है. अब हम उसको एक्सप्लेन करने का रीजन देना. द फ्लैट सेक्शन विल बी लॉन्गर बिकॉज इट नीड्स more energy and hence more time to melt. Okay, और ये बात ध्यान में रखो कि टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि एनर्जी सेम रेट पे दी जा रही थी, राइट? ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, एक ब्लू एक रेड, और वो प्रिज्म में एंटर हो रही है. अच्छा, हम यूजुअली हमें आदत है लेफ्ट साइड से एंटर होती है लाइट, अभी यहाँ से एंटर हो रही है. द रे ऑफ ब्लू लाइट स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म एट एन एंगल इक्वल टू इट्स क्रिटिकल एंगल. ओके जी, ब्लू लाइट लेफ्ट साइड को स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. तो ये बात कर रहे हैं, इधर जब आके ब्लू लाइट हिट करेगी तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बराबर आके लाइट जो है वो हिट कर रही है. मार्क एंड लेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट एज इट एंटर्स द प्रिज्म. तो जब ये एंटर कर रही है लाइट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना है. तो सबको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल विच इज द डॉटेड लाइन एंड द इंसिडेंट रे जो कि ब्लू लाइट है, ये आई हो गया. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वाला, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे जो कि अंदर जा रही है. जब यहाँ पे आके हिट करती है तो क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल बना रही है इत्तेफाक से. अब वो कह रहे हैं कंटिन्यू द ब्लू लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड. तो यहां से कैसे कंटिन्यू करो, कौन चीता मुझे बताना चाहेगा कि भाई यहां से लाइट कैसे कंटिन्यू की जाए, इसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए. क्रिटिकल एंगल बताया हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है लाइट के साथ, एनीवन रिमेंबर्स? Total internal reflection. नहीं, दूसरा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. 90 डिग्री टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा Greater होता है, होता है. फातिमा. तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे लाइट बेंड होके चली जाएगी. 90 डिग्री फ्रॉम वेयर? 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल. अच्छा, आप इधर लेके जाऊं या इधर? अच्छा, ये भी एक सवाल है क्योंकि बच्चे बड़े इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ लेके जाना चाहिए, यहाँ लेफ्ट पे. लेफ्ट साइड पे, बस ठीक है. तो यूं जाएगी हमारी लाइट. ये हमारी ब्लू लाइट कंटिन्यू हो गई. यार इसको रेड से बना दिया, ब्लू बोला तो ब्लू से ही बना देते हैं. ये हो गई, ठीक. आगे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एन रेड लाइट के लिए स्मॉलर है देन फॉर ब्लू लाइट. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप यूजुअली पढ़ते हो 1.5 है, बट रियलिटी ये है कि हर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा. Blue light is a different wavelength, is a shorter wavelength. Red light is a different wavelength, it's a longer wavelength. The refractive index is smaller for red light than for blue light. So red light ज़्यादा bend होनी चाहिए या कम bend होनी चाहिए? अच्छा, मीरा कोई क्वेश्चन तब तक मैं आंसर कर दूं. Why left and why not right? देखो लाइट को मैंने कहा था हमेशा, देखो पहली बात है कि आउटसाइड द जब ग्लास जाएगी लाइट तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी मीरा. तो अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेके जाना होता है तो पहली बात तो है कि आप इसको कोशिश ये करते हैं कि आप सीधा ले जाएं पहले. लाइक यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस रे वुड जस्ट गो स्ट्रेट आउट ऑफ द ग्लास. इट वुड गो लाइक दिस. नाउ if it were to go towards the normal, then this could have been the path of the ray. If it were to go away from the normal, then the path would be from anywhere
टिल फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पाथ हो सकता है, मतलब यूं जा सकती थी लाइट, यूं जा सकती थी, हमारी बिल्कुल यूं जा रही है बिकॉज ये एंगल क्रिटिकल के बराबर है, सो दैट इज वाई लेफ्ट। राइट पे जा ही नहीं सकती क्योंकि नॉर्मल को क्रॉस करना होता है इस रे ने, हमेशा क्रॉस करना। अच्छा जी, तो रेड लाइट को ज्यादा बेंड करना है या कम बेंड करना है, क्या बात हो रही थी? रेड लाइट को कम बेंड करना है, राइट। सो हमें लेस रिफ्रैक्शन शो करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होता है तो रिफ्रैक्शन भी कम होती है। सो रेड लाइट जो है ऑल्दो सेम एंगल पे एंटर हो रही है, दे वर पैरेलल, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम बन रहा था बट इट वुड बेंड लेस। तो अगर ब्लू इतनी बेंड हुई है तो रेड को आप थोड़ा सा इतना बेंड करके दिखा दो, इतना इतना, मतलब ये नहीं बनाना आपने, ये तो बराबर बेंडिंग हो गई, ये नहीं बनाना, ये ज्यादा बेंडिंग हो गई, आपने कम बेंडिंग दिखानी है, जितनी ये डेविएट हुई है आपने उससे कम डेविएशन दिखानी है। सो मे बी लाइक दिस, एक मिनट, क्या हो गया इसको, ये लो, यहाँ तक दिखा दिया। और उसके बाद ये भी दिखाना है कि जब वो बाहर निकलेगी तो ये भी दिखाना है, ठीक है। तो इन द प्रिज्म भी दिखाना है और आउटसाइड द प्रिज्म भी दिखाना है। तो यहाँ से लाइट दिखाओ दोबारा से, अब ये इतनी बेंड हुई है ब्लू लाइट, यहाँ से क्यों चलेगी, हमारी इतनी ज्यादा बेंड नहीं होगी रेड लाइट, करो बेंड लेकिन इतनी ज्यादा बेंड नहीं करोगे, ये लो बस, इतनी बेंडिंग हो गई, काफी है। ओके सर अगर मैं इसी रेस के ऊपर नॉर्मल बनाऊं पर नॉर्मल एरियाज ना करूं तो फिर मेरे मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नॉर्मल अगर बनाओ, अगर नॉर्मल बनाओ ठीक बनाओ तो उसमें कोई मसला नहीं है, बना लो नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे ऐसे बनेगी, ये नॉर्मल बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बने हुए नॉर्मल। यू डोंट नीड टू शो द नॉर्मल, बट आप बना सकते हैं अपनी अपनी। सर पार्ट तो समझा देंगे वो। कौन सा वाला पार्ट? पार्ट 2? यस। ये वाला पार्ट? मेरे बच्चे, आप लोगों ने लाइट के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, अब्दुलरहमान सुनो अब बात को, लाइट का चैप्टर में खोलता हूँ जरा। हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा था, सपोज करो लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब वाटर से, सपोज करो ये वाटर है और ये है एयर, ठीक है। माज, मेरे बच्चे माज म्यूट हो गए तो मुझे अपनी आवाज़ वापस नहीं आएगी, अगर तुम अनम्यूट हो गए तो मुझे मेरी आवाज़ ही वापस एको करेगी, ठीक है। म्यूट रहो बेटा, सिर्फ अगर सवाल करना हो तो अनम्यूट हो जाना। अच्छा, वाटर और एयर, ठीक है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, अब जब लाइट ऐसे जाती है तो सीधी चली जाती है, ये आपको पता है। अब लाइट थोड़ी सी बेंड की तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है लेकिन पूरी इतनी बेंड हो गई, ये वाला केस आ रहा था हमारे क्वेश्चन में। ये क्यों आ रहा था? मैंने देखा कि वाटर का क्रिटिकल एंगल है 38.7, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है एंगल, क्रिटिकल एंगल जो है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब तक मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो लाइट बेंड करती है, रिफ्रैक्शन होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। लेकिन जब ये वाला एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 38.7 है, जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो लाइट बेंड तो करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन इतनी बेंड कर जाएगी कि उसका रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 आ जाएगा, मतलब लाइन बिल्कुल अलोंग द सरफेस चले जाएगी। सो लाइट ऐसे जाएगी। और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बढ़ा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूं, तो यहाँ तो लाइट जाएगी ही नहीं, बल्कि वापस आएगी, और वापस भी कैसे आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसको लाजमी लाजमी सही से रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैंने बहुत ब्रीफली और बहुत क्विकली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको ऐसे लिख दो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस तरह लिख दोगे ना तो जरा बात क्लियर रहेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब मैं पूरी बात, आप पूरा सेंटेंस लिखना है, एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स 90, मैंने आर इक्वल्स 90 लिख दिया बस, ठीक है। टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू लाइट के लिए 1.5 है, याद रखो ब्लू लाइट के लिए दिया है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ते रहना, मैं ये चीजें हाईलाइट जो करता हूँ बीच में, सिर्फ वैल्यूज नहीं हाईलाइट कर रहा था, की वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है, ठीक है।
तो कहने एंगल, कैलकुलेट एंगल आप कर दें क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन सी इक्वल्स 1/n। सिंपल है ना, तो आराम से हो जाएगा। साइन सी इज इक्वल्स टू 1/1.5 और फिर c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और यहाँ पे 1/1.5। तो भाई ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/1.5 41.8 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लाइट का काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये प्रिज्म वाला। ओके जी, व्हाट इज दिस, कौन सा डिवाइस है ये, उन्होंने बता ही दिया, डीसी मोटर है। ठीक है, देख के पता चल जाता है वैसे कि डीसी मोटर है या एसी जनरेटर है, क्या निशानी है। सेल और पावर सप्लाई वगैरह तो नहीं लगी हुई या लोड तो नहीं लगा हुआ, तो उससे तो नहीं बता सकते। यहाँ पे इस मोटर को देख के यही इन्हीं पार्ट से देख के पता चल सकता है कि डीसी कैसे है और एसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और एसी जनरेटर में क्या लगा हुआ होता है, रिंग। दो स्लिप रिंग्स लगी हुई होती हैं, उसमें 2 स्लिप रिंग्स लगी हुई होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही रिंग लगी हुई है जो कि बीच में से स्प्लिट हुई हुई है। दिस इज कॉल्ड अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। टर्मिनल्स A and B are connected to a battery and motor rotates. They're saying कि लेबल कर दें पार्ट्स ऑफ द मोटर। तो ये जो A है ये कार्बन ब्रश है, A और B दोनों, ये जो रेक्टेंगल छोटे छोटे बने हुए हैं रिंग के साथ, जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स बने हुए हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है। और ये जो रिंग है जो बीच में से आधी हुई हुई है, इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक। What happens to the rotation of the coil when the number of turns on the coil are increased? First of all, very quickly, let's revise what happens, how does this motor work? The coil is supplied with a direct current, DC current इसमें से flow करता है, और current ऐसे flow कर सकता है या फिर let's suppose ऐसे flow कर सकता है। ठीक है, तो direct current flow करेगा और उसकी वजह से coil के ऊपर force लगती है और movement produce होता है और coil करता है rotate। coil की जो rotation है, that is essentially what the motor does. Now they're saying कि इस rotation को क्या फर्क पड़ेगा, what happens to the rotation, would it be more, would it be less, would it not be affected if you have more number of turns in the coil. अभी इस coil में सिर्फ एक turn है, इस coil को अगर मैं ऐसे बना लेता, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ, इसको ऐसे रोटेट करके बार बार इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से क्या होता, अली बेटा क्या हो गया, कौन सी दुनिया में हो? स्पीड इंक्रीज होती। तो रोटेशन बढ़ेगी ना, ज़्यादा रोटेशन ज़्यादा होगी, सही है, फास्टर रोटेट करेगा, इट विल रोटेट फास्टर, इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा तेज़ रोटेट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स हो जाती हैं, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स पे उतनी ही टाइम ज़्यादा फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, सो नॉर्थ पोल की जगह साउथ ले आए और साउथ पोल की जगह नॉर्थ ले आए, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑपोजिट, जो हमारी क्या कहते हैं रोटेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगी, करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया, एक और तरीका भी होता है रोटेशन को रिवर्स करने का, वो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब बैटरी उल्टी करके लगा दें। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और बैटरी दोनों चीजें उल्टी कर दें तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फिर वो सेम वाली रहती है। पावर सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड on off at a steady rate. Shows how the speed of the toy car varies with time as a result of the power supply being switched on and off. तो जब ऑन होती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, और जब ऑफ होती है, अच्छा ऑन होती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और गाड़ी जो है वो एक मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ बन रहा है, ये देख रहे हो। फिर क्या होता है कि जब वो यहाँ पे मोटर ऑफ करते हैं, इस जगह पे ऑफ होती है मोटर, तो गाड़ी डिसेलरेट करने लगती है। बट बिफोर इट कैन गो टू जीरो वी स्विच द मोटर ऑन अगेन, यहाँ पे ऑन करते हैं, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है एक मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाती है, गाड़ी उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती उसकी स्पीड। अगर आप ऑन रखें गाड़ी तो ये इसी तरह जाता रहेगा ग्राफ, समझ रहे हो। सो कीप दैट इन माइंड कि मोटर कहाँ पे ऑफ हो रही है, इधर ऑफ कर रहे हैं,
और इधर ऑन कर रहे हैं, एंड देन दिस जस्ट रिपीट्स अगेन एंड अगेन। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द टॉय कार। तो मोशन मैंने डिस्क्राइब कर दिया, मतलब अब इतने से लेके पहले यहाँ तक का मोशन डिस्क्राइब करो, फिर इतना मोशन डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आप बताओ, द स्पीड increases with decreasing acceleration, या फिर ये लिख दो the speed increases at a decreasing rate। क्यों डिक्रीजिंग रेट बोल रहा हूं मैं, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं? एनीवन हु कैन टेल मी? बताता हूँ फातिमा, एक सेकंड रुको। आपकी गाड़ी चलते चलते अगर मैं एकदम से गाड़ी जो है उस पर से एक्सेलरेटर से पाँव उठा लूँ फातिमा, और गाड़ी की चाबी निकाल दूं चलती गाड़ी में, तो क्या गाड़ी बस वहीं रुक जाती है? व्हाट हैपेंस टू द कार? Would the car just stop right then and there, or would it keep moving for some time? बताओ फातिमा, चलती गाड़ी में से Yes, sir, I would keep moving. keep moving because of its Okay, समझ गई। inertia, because of its mass, right? तो इसीलिए इस गाड़ी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो एक ही तरह बिहेव करेगी। द स्पीड डिक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो भाई इसलिए डिक्रीजिंग रेट लिखा क्योंकि ये ग्रेडियंट स्लोप डिक्रीज हो रहा है। एंड द कार रीचेस, ये भी बताओ, सिर्फ ये नहीं कि ये भी बताओ कि ग्राफ फ्लैट हो जाता है तो कार रीचेस कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड गाड़ी अपनी रीच कर जाती है व्हेन स्विच्ड ऑफ, कार डिसेलरेट्स। अभी उन्होंने इसके मार्क्स तो नहीं रखे हुए, लेकिन आप फिर भी बता दो कि नॉन यूनिफॉर्मली ही डिसेलरेट कर रही है। जिस तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी है। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन कैसी होती? ऐसी सीधी अगर लाइन आ रही होती नीचे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसी होती? अगर लाइन सीधी ऊपर जा रही होती। बट नन ऑफ दैट इज हैपनिंग, इट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। Voltage supplied to the motor is switched on for longer period of time and off for a longer period of time. Suggest what happens to the motion of the car. तो अगर आप ज्यादा देर के लिए मोटर को ऑन रखें, मतलब यहाँ पे मोटर को ऑफ ना करें, तो क्या होगा? क्या गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलेगी? नहीं, गाड़ी की स्पीड ये मैक्सिमम ऑलरेडी रीच कर चुकी है, गाड़ी ऐसे ही जाती रहेगी। सो द कार विल, पहले तो इतनी बात कर दें कि गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार है, क्योंकि पहले भी अपनी मैक्सिमम स्पीड वो पहले ही रीच कर गई थी, तो कार विल कीप मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड आफ्टर इट हैज रीच दैट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जब ज्यादा देर के लिए ऑफ करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा देर के लिए ऑफ करने से क्या फर्क पड़ेगा? और जब ऑफ करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी और अप्रोच कर रही थी जीरो का, मतलब इफ वी वुड हैव केप्ट इट ऑफ फॉर लॉन्गर और यहाँ पे ऑन ना करते तो गाड़ी क्या करती? हो सकता है रुक जाती, राइट? तो हम यही बताएंगे, द कार माइट स्टॉप, ओके। या फिर हो सकता है ज्यादा कम स्पीड पे आके फिर ऊपर जाए। तो पहले तो ये बताओ, द कार will have the same constant maximum speed as before ज्यादा देर ऑन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऑफ करने पे क्या होगा? द कार will be slower or may stop if motor switched off। इनमें से कोई एक बात लिखनी थी वैसे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी दोनों ही लिखनी, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया कि आप कौन सा वाला मोशन डिस्क्राइब करें, तो आपने पूरी बात ही लिख दी। इसमें से आपको एक बात भी लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। LDR senses the amount of light in the room. The diagram shows part of the circuit. LDR is not shown. Complete the figure by drawing the LDR between P and Q. तो LDR का आपसे सिंबल जानना चाह रहे हैं कि कैसा होता है? कैसा होता है भाई? रेजिस्टर जैसे ही बनाते हैं आप, और उसके ऊपर ऐसे एरोज दिखाते हैं कि लाइट शाइन कर रही है, यहाँ से कनेक्ट कर दो। ये LDR का सिंबल है, राइट? ओके जी।
जुल्किफिल तूने बेटा मुझे लग रहा है पढ़ना शुरू कर दिया फाइनली, जवाब दे रहे हो माशाल्लाह। एक्सप्लेन हाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑन द एलडीआर इंक्रीजेस। लाइट इंक्रीज कर रही है, वोल्ट मीटर रीडिंग का बताना है, लेकिन डायरेक्ट वोल्ट मीटर रीडिंग पे तो नहीं जाओगे ना आप। लाइट इंक्रीज कर रही है, उससे एलडीआर को क्या फर्क पड़ता है, पहले यह बताएंगे हम। तो बताओ भाई, एलडीआर को क्या फर्क पड़ता है लाइट इंक्रीज करने से? एलडीआर को क्या फर्क पड़ेगा? एलडीआर's रेजिस्टेंस, आपको पता है कि जितनी ज्यादा लाइट एलडीआर में पड़ती है उसका उतना ही रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो एलडीआर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। सो एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज को क्या होगा? सो पीडी अक्रॉस एलडीआर ऑल्सो डिक्रीजेस, मतलब इसको जो वोल्टेज मिल रहा है, आपको पता है ना ये दोनों रेजिस्टर क्या करते हैं, इस टोटल वोल्टेज को शेयर करते हैं। लेट सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसको मिल रहा था 6, तो इसको भी मिल रहा है 6, या इसको मिल रहा है 4 तो इसको मिल रहा है 8, इसको मिल रहा है 10 तो इसको मिल रहा है 2। तो वो होगा ये ज्यादा लाइट पड़ने से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका शेयर भी कम होता जाएगा, तो इसका शेयर बढ़ता जाएगा, मतलब वोल्टमीटर रीडिंग बढ़ती जाएगी। सो पीडी अक्रॉस एलडीआर डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर जो है। सो जो हमारी वोल्टमीटर रीडिंग है वो इंक्रीज करेगी। बेटा मेरी तरह मत लिखना आंसर, प्रॉपर पूरे वर्ड में लिखना। हाँ ओके जी, what you have is a part of a circuit containing 3 resistors. So they haven't shown the entire circuit, it's just a part of a circuit, and they have given you the amount of current as well in the top resistor. They have given you the resistors of all 3 resistors. Can I show that the current in the 5 ohm resistor is 1.9 ampere? क्या याद है मैंने तुम लोगों को क्या ट्रिक सिखाई थी, एग्जांपल्स करवाई थी बहुत सारी करंट की, और बताया था कि कहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो रेशियो मेथड से। आपको पता है कि करंट जो भी टोटल यहाँ से आता है वो स्प्लिट होता है 2 हिस्सों में, जानते हो इस बात को तुम लोग। लेकिन करंट जो है वो ज्यादा किस तरफ जाता है, जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होता है? तो नीचे वाली ब्रांच में इन शॉर्ट में ये पूछना चाह रहा हूँ कि करंट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए 2.4 से? सर कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम ज्यादा होना है। और चाहिए। आपको जो तरीका मैंने बताया था, मैंने बोला था यार I1/I2 इज इक्वल टू R1/R2 या R2/R1? R2/R1। R2/R1। उल्टा रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस पे कम करंट। इनवर्स है। जी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। हम यहाँ पे I1 जो है उसको अननोन रख लेते हैं, जो नीचे वाला करंट है इसको ढूंढने लगे हम, इसको ऊपर रख लेते हैं, नीचे वाले को 2.4 रख लेते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है R2 वो ऊपर वाला है, उसको 4 रखो और इसको 5 रखो, सॉल्व करो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2.4, 1.92 एम्पेयर आ रहा है, शो कर दिया। कैलकुलेट द पीडी बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। गुड क्वेश्चन। आपको पूरा पीडी निकालना है यहाँ से यहाँ तक। सर 9.6 आ रहा है। सही है, वो तो मैं भी देख सकता हूँ मार्किंग स्कीम से। मुझे बताओ तो कैसे आ रहा है हीरो? सर पूरे सर्किट में पीडी सेम रहेगा तो हम 4 इंटू 2.4 कर सकते हैं। 4 ओम्स एंड 2.4 एम्पेयर करंट है। मतलब आप इसका जो है पीडी निकाल रहे हो, इसका पीडी निकाल रहे हो? हाँ सर इसका निकालेंगे, लेकिन पूरे सर्किट में जो पीडी है वो सेम रहता है। पूरे सर्किट में पीडी सेम रहता है, ये क्या बात हुई? सर पैरेलल में। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पीडी सेम रहेगा, तो 4 इंटू 2.4 जो आप कर रहे हो, या जो 1.92 इंटू 5 करोगे, उससे तो सेम आंसर ही आएगा। तो वो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक का पीडी निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक का पीडी क्या है, जो कि आप दिस इंटू दिस करके निकाल सकते हो या दिस इंटू दिस करके निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो पहले तो हम पीडी अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। पीडी अक्रॉस पैरेलल कॉम्बो, जो कि या तो 2.4 इंटू 4 करके निकाल लो, फॉर्मूला तो V इज इक्वल टू आई आ रही है,
फॉर्मूला तो v इक्वल टू आई आ रही है, तो i जो है वो 2.4 है और r जो है यहाँ पे 4 है। 2.4 इंटू 4 किया तो क्या आया? अभी ये है ट्रिकी सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन है। 9.6 बेटा, अभी सिर्फ ये वाला आया है पीडी आपका, यहाँ से यहाँ तक का। अभी आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ। अभी आपने कौन सा पीडी निकाला है? यहाँ से लेके यहाँ तक का। पैरेलल वन। अब आपको ये वाला भी पीडी निकालना है, क्योंकि दिस रेजिस्टर इज इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन। सो इन दोनों का पीडी आपस में ऐड होगा, फिर पता लगेगा एक्स और वाई के बीच में पीडी पूरा। समझ रहे हो बेटा? तो अभी आपने सिर्फ 9.6 निकाला है, दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट द आंसर येट। ओके, अब क्या होगा? अब हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना करंट पास कर रहा है, और ये हम बड़े इजीली पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इस ब्रांच का भी करंट पता है और इस ब्रांच का भी करंट पता है। ये होगा कितना? 2.4 प्लस 1.9, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 प्लस 1.9 कितना होता है? 4.3। तो यहाँ पे करंट जा रहा है 4.3 एम्पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके अक्रॉस भी पीडी निकाल सकते हो v इक्वल टू आई आर करके। तो अब निकालो पीडी अक्रॉस विच रेजिस्टर? 6 ओम रेजिस्टर, वो भी v इक्वल टू आई आर से ही निकलेगा। फॉर्मूला तो सेम होता है, बट इट्स ऑल अबाउट विच रेजिस्टर यू आर कंसर्न्ड, कौन से रेजिस्टर के बारे में आप कंसर्न्ड हो। एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप करंट और वोल्टेज की वैल्यू फिर उसी हिसाब से आप लेते हो। सो फॉर्मूला तो वही है, बट उसको यूज करने जो है ना, वो एक बहुत ट्रिकी चीज है। इस चैप्टर का मेन यही इशू है बस। तो 4.3 इंटू 6 किया, इससे क्या आया? 4.3 इंटू 6 किया तो आया 25.8 वोल्ट्स। अब जो टोटल है वो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 35.4 वोल्ट्स आपका टोटल आंसर होगा। ठीक है बेटा? अब इसको करने का शायद एक आसान तरीका भी है जो मेरे जहन में आ रहा है, विच आई थिंक वुड बी मच बेटर। इजी तरीका, एक मेथड और है, इसको समझ लेते हैं। टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है तो आप टोटल वोल्टेज निकालने के लिए टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस एज इन कंबाइंड रेजिस्टेंस यूज कर लें। तो सबसे पहले निकाल लें कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस इज जस्ट द टोटली डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्विंग द सेम हम क्वेश्चन। फिर 6 ओम को और जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसको ऐड करें। हाँ, तो पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है उसको पहले यूं निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 6 कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो कि क्या आएगा? 14. अच्छा, मैं एक दफा डबल चेक कर लूँ बस। 8.2 2.2 ये आ गया, और तुमने इसमें क्या 6 ऐड किया ना, 8.2। हाँ, इसीलिए मैं डबल चेक कर रहा था। तो 8.2 ओम्स हो गया आपका रेजिस्टेंस कंबाइंड। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस इन तीनों का जो है, इस x से लेके y तक जो एक टोटल करंट की वैल्यू है वो क्या जा रही है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है टोटल करंट? क्या है? वी ऑलरेडी फाउंड दैट आउट। हमने पिछले अप्रोच में भी उसको निकाला था। टोटल करंट की वैल्यू क्या है? जो बेसिकली यहां से गुजर रहा है, जो कि बाद में यहां से भी गुजरेगा। सो ये करंट जो है वो यहां से जो गुजर रहा है, दैट इज योर टोटल करंट, बिकॉज देन इट स्प्लिट्स इनटू द टू ब्रांचेस एंड देन recombines again over here. So this is going to be treated as your total current, which is, let's say, इसकी वर्किंग पूरी दोबारा से अगर हम शो कर रहे हैं तो 2.4 प्लस व्हाट वाज इट 1.9 कितना हो गया? 4.3 एम्पेयर। अब वो ऊपर वाला फॉर्मूला मैं दोबारा से यूज करता हूँ। तो V इज इक्वल्स टू आई आर निकालने के लिए 4.3 इंटू 8.2 किया तो भाई आ जाएगा 35.35, 35.4 वही आ रहा है सेम। सो दो अप्रोचेस से हमने कर लिया क्वेश्चन। जिसको एक नहीं समझ आया इसको दूसरी समझ में आ जानी चाहिए। देखते हैं हमको कौन सा, लेकिन आपको फिर भी दोनों मेथड्स पता होने चाहिए, दे नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इन द एंड हम फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू आई आर यूज कर रहे हैं। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या वैल्यूज ले रहे हो। अब ये वाले जो v इज इक्वल टू आई आर अप्लाई किया वो पूरे कॉम्बिनेशन पे अप्लाई किया, तो पहले फिर पूरे कॉम्बिनेशन का करंट और पूरे कॉम्बिनेशन का r पता होना चाहिए। यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर इंडिविजुअली इन दोनों इस पे अप्लाई किया और इस पे अप्लाई किया और फिर दोनों को प्लस किया। ठीक है, इसके लिए अलग से निकाल के प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम करने के बाद उसे ऐड नहीं करना होता, बस जिसको जो इसके अक्रॉस है वो इसके भी अक्रॉस है। चलो आगे चलें।
अच्छा क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रिसिटी वाले, पेपर थोड़ा बेहतर है, मजेदार है पिछले के मुकाबले में। ओके जी, दिस इज अ ड्रोन टॉय हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट flies the toy helicopter on a journey from A to B to C to D at a constant height। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, स्केल ड्राइंग बना दी है उन्होंने, स्केल ड्राइंग बनाई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्केल। ज्यादातर क्या लिखा होता है, नॉट टू स्केल, यहाँ लिखा हुआ है टू स्केल। इसका मतलब है कि आप अपना स्केल यहाँ पे रख के यहाँ पे मेजर कर सकते हो कि ये जो एक्चुअली 40 मीटर की जो लाइन है ये सेंटीमीटर्स में कितनी है। तो कह रहे हैं डिटरमिन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हेलीकॉप्टर। उसके अंदर सारी कहानी डिस्टेंस की तो सिंपल ही होती है, लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड होता है। तो डिस्टेंस के लिए आप 40 प्लस 35 प्लस 10 कर दोगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ कहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो डिस्टेंस के लिए तो 40 प्लस 35 प्लस 10 हो गया, कितना हो गया ये 85 यूनिट meters। Helicopter makes the journey in 40 seconds। तो एवरेज स्पीड निकाल दें। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। 2.125 आ रही है तो 2.1 लिख देंगे मीटर्स पर सेकेंड। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर लिख दो। ये भी लिख दो कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती और इसकी डायरेक्शन होती है, ऐसा लिख दो बेशक। ठीक है, तो इस बात को एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ स्केलर वेक्टर ना लिखो बल्कि लिख दो कि इसके अंदर ये लिख दो कि हैज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। डिटरमिन द स्केल, डिटरमिन द स्केल। अक्सर डायग्राम बनाने के लिए आपको बोलते हैं अपना स्केल खुद चूज करो और हमें बता दो। यहाँ पे आपने स्केल को डिटरमिन करना है। यू हैव टू चेक कि 1 सेंटीमीटर ऑन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स व्हाट डिस्टेंस इन रियलिटी। तो अगर ये भी एक लाइन यूज कर लो। अगर ये 40 मीटर की लाइन है, ये 40 मीटर की लाइन है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि ये रूलर से कितनी आ रही है। अब कौन है जिसने ये प्रिंट निकाल के रखा हुआ है पेपर? मेरे पास तो प्रिंटर नहीं है, तो मैंने प्रिंट निकाला और डिजिटल में मैं यहाँ पे रूलर, एक्चुअल रूलर तो नहीं रख सकता। सो क्या करें, प्रिंट में किसके पास है पेपर जो यहाँ से यहाँ रूलर रख के बता सके कि सर यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में इतना डिस्टेंस आ रहा है? कोई है? 15 बच्चे बैठे हैं, कोई तो होगा यार। नो वन, कोई भी नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम अराउंड मैंने क्या किया था फातिमा, हम लोग के टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। डू यू रिमेम्बर कि उस टाइम क्या स्केल आया था? या टेस्ट कहीं पड़ा हुआ हो तुम लोग के पास? मुझे तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि उस टाइम मैंने फिगर आउट किया था कि क्या स्केल आ रहा है। चलो खैर, तो ये आया था लेकिन मेरे पास वो भी क्वेश्चन पड़ा नहीं हुआ कहीं। उसमें मैंने आपको आई थिंक ग्रिड बना के दे दी थी ताकि आप लोगों को प्रिंट की जरूरत ना पड़े, और वो मैंने ग्रिड जो बनाई थी। अच्छा, जी आपने ग्रिड बनाई हमारा थी। कह रही है 7.57। हाउ डू यू से 7.57? रूलर से आप 57 तो बता ही नहीं सकते, या तो 7.5 है या 7.6 है। इन दोनों के बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है बताना। सो आइदर इट्स 7.5 और इट्स 7.6। एक मिनट चेक करते हैं, एक मिनट मुझे एक चीज चेक करने देना। अच्छा, प्रिंट में भी सबका अलग अलग आएगा, जो उनका मुताबिक जो है, जो यहाँ पे स्केल से आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए असल में। क्या कहते हैं, सही है। आपके प्रिंट में वैसे 7.7 आ रहा है, आपके प्रिंट में 7.7 आ रहा है, लेकिन ये द वे दे हैव मेड इट। अच्छा, प्रिंटर के भी स्केल्स और वो जूम्स की जो है वो सब चीज़ें डिफर करती हैं। अगर दो अलग अलग प्रिंटर से निकालोगे, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, मार्जिन की तो अलग अलग आता है। बट जो इस पेपर में जो सेटिंग है, फ्रॉम व्हाट आई नो इज कि ये 8 सेंटीमीटर की लाइन बनती है। तो आई जस्ट डू समथिंग ओवर हेयर कि मैं डी से लेके सी तक जो है वो 8 बॉक्सेस का वो बना दूंगा, ग्रिड। ठीक है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8। थोड़ा सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8. So this is what the reality of this diagram is. असल में ये this the diagram was meant to be like this. मतलब ग्रिड नहीं थी लेकिन रूलर, अब इस ग्रिड को हम एज अ रूलर ट्रीट कर रहे हैं फिलहाल। सब समझ गए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इस ग्रिड को एज अ रूलर ट्रीट कर रहा हूँ। इस बात को समझ गए? तो आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है वो अगर पीछे छुप गई तो मैं उसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आप इसको सुकून से कर सको। ये वो वाली लाइन है 35 मीटर वाली, ए बी वाली लाइन 10 मीटर की है। सो अब आपके पास अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर आ रहा है, अगर 8 सेंटीमीटर आ रहा है आपके रूलर से और रियलिटी में ये है 40, तो बेटा स्केल आपका क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स इन रियल लाइफ, और इन रियलिटी क्या है वो? 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? अब तो कैलकुलेट कर दोगे ना? नहीं बेटा, अगर 8 40 के बराबर है, देखो सिंपल है ना, यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर 8 cm 40 मीटर के बराबर है तो 1 cm 5 मीटर के बराबर होगा। तो बस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ये यूनिट आपको लिखना है क्योंकि उन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है? अच्छा, using figure 7.2 determine the size of the displacement of point D from A, show your working। डायग्राम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मेरा भाई? डिस्प्लेसमेंट A से D तक पहले तो ड्रॉ करें। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट A से D तक की, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और इस लाइन को फिगर आउट करने के लिए आप अपने रूलर से डायरेक्ट मेजर भी कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग अ रूलर, ऑब्वियसली आप रूलर से यहां तक सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो। आई डोंट हैव द रूलर, सो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इमेजिन कर सकता हूं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैन आई डू दैट? ये बन गई मेरी उसकी हाइपोटेन्यूज, ये हो गई उसकी ये वाली साइड, इसको क्या कहते हैं? वो तो एंगल पर डिपेंड करता है, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, या ऑपोजिट हो गया, एडजेसेंट हो गया। तो इसको मैं काउंट कर सकता हूँ बॉक्सेस के थ्रू। अभी इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अंदर 1 क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, विच बेसिकली मीन्स कि ये 35 मीटर्स है। वैसे तो हमें ये भी पता चल ही रहा है 35 मीटर्स है क्योंकि यहाँ 35 लिखा हुआ है। और ये है कितने बॉक्सेस? 6। ये अगर 6 बॉक्सेस हैं तो देन 5 into 6 ये हो जाएगा 30। तो भाई ये वाली साइड इसकी 30 है और ये वाली साइड 35 है। 30 और 35 का हाइपोटेन्यूज निकालो, ठीक है? जी भाई क्या आ रहा है? 35 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट लिया, 46.1 मीटर। 46.09 आ रहा है, तो 46.1 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों? मैंने क्या किया यहाँ पर? एग्जाम में तो आप ये अगर लाइन बनाते हो तो आपके डायरेक्ट रूलर से आपके पास साइज आ जाएगा और उसको आप बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना और मीटर्स में आंसर दे देना, क्योंकि सेंटीमीटर्स में आप ये मेजर कर लोगे और फिर क्योंकि 1 cm = 5 मीटर्स है तो उससे आप स्केल से इसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है? तो हमारा आंसर इस वक्त बिल्कुल मार्किंग स्कीम वाला है, और वो इसलिए मार्किंग स्कीम वाला है क्योंकि मैंने ये जो ग्रिड है वो बिल्कुल उनके स्केल के हिसाब से बना दी थी, ठीक है? चलो भाई, डिटरमिन द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब ये जो आपकी रेड लाइन है, इसका एंगल आपने डिटरमिन करना है फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ है और आपकी डिस्प्लेसमेंट न्यू है, तो आपने ये एंगल ढूंढना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। You need to find this angle. So how do you find this angle? Two options. Because this is a scale diagram, you just place your protractor over here. How would you place your protractor? इसका मैं बता दूं क्योंकि ये अब लाइट के चैप्टर में भी देख चुका हूँ क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे। वो अपना प्रोटेक्टर उठाते हैं और बोलते हैं चलो जी ये हो गया मेजर। ऐसे नहीं मेजर हो रहा भाई, आपने एंगल यहाँ से यहाँ मेजर करना है। तो अगर तो आप प्रोटेक्टर ऐसे रख रहे हो तो फिर आप यहाँ से 90 रीड करोगे और यहाँ से वट एवर दिस इज 50 अगर रीड करोगे तो इनका डिफरेंस लोगे और फिर आप बोलोगे अच्छा ये 40 डिग्री है। वरना तरीका है ये कि आप इसको उठाओ और इसको ऐसे रखो। फ्रॉम द नॉर्थ मेजर करना है ना एंगल, तो नॉर्थ को 0 पे रखो। नॉर्थ को 0 पे रखा तो पूरा 40 डिग्री का एंगल आ रहा है। सो एक तरीका तो हो गया एंगल मेजर कर लिया प्रोट्रैक्टर से और 40 डिग्री का एंगल आ रहा है।
40 या 39, वो कह रहे हैं 39 से 42 के बीच में सारे एंगल एक्सेप्टेबल हैं, तो हमारा तो 40 डिग्री आ रहा है। दूसरा तरीका ये था कि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है तुम्हारे पास, ये 35 है, ये 30 है, इसका तुम्हें पता है 46 है, 35 और 30 लो, 30/35 और tan इनवर्स से निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो ना, यू कैन ऑल्सो डू दिस। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है ना tan इनवर्स। तो tan इनवर्स करेंगे और यहाँ पे 30/35 कर लेंगे, और इससे आ जाएगा 40.6, वो भी 40 का ही एंगल आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने डिटरमिन बोला है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेजर करें, आपकी मर्जी है, आप जैसे कर लें, और आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए, ठीक है। और प्रोटेक्टर सही तरीका से इस्तेमाल करो प्लीज, सीख लो। व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मत लिखना, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। Another toy helicopter flies directly from A to D in 40 seconds. Explain why the velocity is smaller than in A. Magnitude of velocity हमारे इस सेकंड हेलीकॉप्टर की कम होगी। वजह क्या वजह है? It's covering a shorter distance. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, पहले तो इस वर्ड को डिकोड करो कि इसका मतलब क्या है। ये जो हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर है, इसकी कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होगी, उतना ही टाइम ले रहा है, उतना ही टाइम ले रहा है, और ए से डी जा रहा है, तो एसेंशियली इसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ठीक है, वही है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज एसेंशियली स्पीड? क्या ये बात सही है? ऐसा ही है ना? तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है स्पीड, राइट? एंड स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टाइम तो दोनों का सेम है, टाइम तो दोनों का सेम है, बट इसका डिस्टेंस कवर्ड लेस है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 85 मीटर्स का, वो लंबे रास्ते से गया था उतने ही टाइम में, तो उसको तेज मूव करना पड़ा। ये स्लो मूव करेगा, लेकिन काम ये भी वही अचीव करेगा, अचीव इसने भी वही किया होगा। They will achieve the same outcome, but इसका distance covered less है, and that is why its magnitude of velocity will be less. So we'll simply say distance covered is less. Simple, in simple words. एक word में आंसर, एक sentence में क्या आंसर होगा? Distance. Explanation मैंने आपको दे दी, और आप इसको इस तरह ही explain कर दो बेशक। Write down the formula. It's okay to write a formula in a theory answer if you want to refer to that formula. So distance covered is less. So speed is less. सही है? अबे भाई खत्म क्यों नहीं हो रहा सवाल? When the toy helicopter hovers at D, hovers का मतलब क्या होता है बेटा? एक पॉइंट के ऊपर स्टिल रहना। मोटर फेल कर जाती है और ये फॉल कर जाता है। Reaches terminal velocity as it falls. Explain in terms of forces and acceleration what happens as the helicopter falls as it reaches terminal velocity. तो terminal velocity कैसे रीच करता है? जब यहाँ पे मेरी मोटर फेल होगी, तो पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्रोन इज इट्स वेट, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो g के बराबर होगी। सो इनिशियली, पूरी बात करेंगे, इनिशियली ओनली वेट या फिर कह लो ग्रेविटी एक्ट्स, so acceleration is 9.8 meters per second squared. As its speed increases, speed increase करेगी, नीचे की तरफ गिर रहा है और accelerate कर रहा है, speed increases, तो क्या होगा? एक और फोर्स एक्ट करेगी और वो बढ़ती ही चली जाएगी। ये वाली फोर्स तो वही वेट की सेम है, ये वाली फोर्स है आर की, जो कि इंक्रीजिंग फोर्स होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज स्पीड इंक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस
एक्टिंग अपवर्ड्स, ये बताना जरूरी है कि वेट डाउनवर्ड्स है और एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स इंक्रीजेस विद स्पीड। सो एक्सेलरेशन को क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, बल्कि बोलो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। सो रिजल्टेंट फोर्स आर बढ़ता जाएगा और डब्ल्यू उतना ही रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी क्योंकि ये दोनों माइनस हो रही हैं। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, acceleration decreases when R equals W, when air resistance equals weight, resultant force sum of F is 0, acceleration is 0, terminal velocity is reached, constant velocity reach कर जाएगा। सही है भाई, 5 मार्क का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका आ गया। सो 5 मार्क का है, तो इसलिए आप एक एक सिंगल सारे टर्म्स यूज करो, स्पीड, एयर रेजिस्टेंस, वेट, रिजल्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन, टर्मिनल वेलोसिटी, यूजिंग ऑल द की टर्म्स। कोई भी चीज मिस आउट नहीं करोगे, नॉट अ सिंगल थिंग, स्पेशली रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल भी नहीं मिस आउट करोगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर बेटा सिलेबस से निकल चुका है, तो अब मैं ये पूरा क्वेश्चन छोड़ूं या क्या करूं? चलो जो जो पार्ट रेलेवेंट है से वो करवाऊंगा, ठीक है। मैनोमीटर इज नॉट इन सिलेबस एनीमोर, सो वी आर नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन इट। प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, बट डू नॉट राइट एफ अपॉन ए इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द सिंबल्स। अगर एफ अपॉन ए लिखोगे तो एफ और ए का अलग से साइड पे सिंबल का मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, otherwise you can write f upon a, force upon area, which is fine. Explain why the water. So this is a question about manometer. I am not going to go into it. उसी बारे में चलता जा रहा है। Manometer is not suitable. छोड़ दो भाई, मेरा क्वेश्चन 9 पे आते हैं डायरेक्ट, आज थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। कुछ पार्ट बीच में प्रेशर के रिलेटेड रेलेवेंट भी हो जाते हैं काइनेटिक मॉडल से, लेकिन ठीक है, बस बीच में यही ढूंढते रहते क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है। तो फिगर टेबल 9.1 shows 7 different nuclides, 7 different न्यूक्लियाइड, हर एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो दो अलग अलग आइसोटोप्स जो हैं, एक ही एलिमेंट के जो 2 आइसोटोप होते हैं वो डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स कंसिडर किए जाते हैं। सो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ओके, उनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि वो रेडियो एक्टिव हैं सबके सब, कुछ नहीं भी है रेडियो एक्टिव। सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज नॉट रेडियो एक्टिव बिकॉज इट एमिट्स नथिंग। Some emit beta radiation, some emit gamma radiation, some emit alpha radiation, और जो रेडियो एक्टिव नहीं है उसकी तो हाफ लाइफ नहीं दी हुई, जो बाकी रेडियो एक्टिव है उनकी हाफ लाइफ दी हुई है, कुछ की सालों में है, कुछ की दिनों में है, कुछ की मिनट्स में है, कुछ की आवर्स में है। हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 आर आइसोटोप्स। डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स। तो आप बताएंगे न्यूक्लियाई with same number of protons and different number of neutrons. Equation for beta decay of p32 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, इक्वेशन दे दी है, पूरी इक्वेशन कंप्लीट कर दी उन्होंने आपके लिए, इसकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो कैन एक्सप्लेन वेदर द इक्वेशन शोज दैट Q इज अनदर आइसोटोप और नॉट। क्या Q P का आइसोटोप है या कोई इंटायरली डिफरेंट एलिमेंट है? क्या Q भी फास्फोरस का ही कोई different element डिफरेंट एलिमेंट है? कैसे पता चला? because of mass number is different. नो, रीजन प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर को कंपेयर करते हैं मेरे बच्चे, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए था अगर आइसोटोप होते, नॉट आइसोटोप्स, बिकॉज प्रोटॉन नंबर is different. One of the sources in the table, we don't know which one, is used in medical procedure to detect unusual bone structures. It is injected into a patient. ये कौन सा केस है यूज का, याद है? पेशेंट के अंदर कोई चीज इंजेक्ट की जाती है जो कि रेडियो एक्टिव होती है, क्या कहते हैं हम इसको? एक टर्म यूज होता है इसके लिए,
ट्रेसर पढ़ा था, ट्रेसर के तौर पे यूज किया जाता है कुछ रेडियोएक्टिव सोर्सेज को. इट इज इंजेक्टेड इन द पेशेंट एंड द रेडिएशन दैट इज एमिटेड इज डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी. तो भाई ये आपो ठीक है, आपके अंदर उन्होंने एक सोर्स डाल दी, आपके पेट में ये सोर्स पड़ी हुई है, पता नहीं क्या खिलाया उन्होंने आपको, लेकिन आपके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, आपके अंदर से रेडिएशन निकल रही है. उस रेडिएशन को फिर वो मशीन से डिटेक्ट करेंगे. अब सवाल यह है कि कौन सी सोर्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस यूज. मेडिकल यूज होती है, सोर्स का पूछ रहे हैं, सोर्स का पूछ रहे हैं. अभी अल्फा बीटा गैमा नहीं बताना है प्लीज, अभी आपने सोर्स मतलब ये इनमें से कोई एक नाम बताना है. सो यू आर गोइंग टू लुक एट टू थिंग्स. यू आर गोइंग टू लुक एट दिस व्हाट टाइप ऑफ एमिटर इट इज, एंड यू आर गोइंग टू लुक एट दिस कि कौन सी टाइप की उसकी हाफ लाइफ कितनी है. हाफ लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए शॉर्ट, पहले ये बताओ लॉन्ग. भाईजान. हाफ लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए मेडिकल यूज में. हाफ लाइफ, आपके अंदर एक रेडियोएक्टिव चीज डाली गई है, आप क्या चाहते हो कि उसकी एक्टिविटी कुछ घंटों बाद खत्म हो जाए या वो सालों तक आपके अंदर ही रेडिएशन एमिट करती रहे. हमें क्या चाहिए होता है, शॉर्ट हाफ लाइफ चाहिए होती है, लेकिन इतनी शॉर्ट भी नहीं चाहिए होती है कि आपको अभी दवाई खिलाई है, आपको बेड पे लेटाया और उतनी देर में एक्टिविटी कम हो जाए. तो यू नीड अ हाफ लाइफ ऑफ अ फ्यू आवर्स, और वो एक ही है यहाँ पे. और वो क्या है, गैमा एमिटर है, और वो टेक्नीशियम है. अब वो जो आपको यूज बताया था उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी. गैमा एमिटर होता है, टेक्नीशियम यूज होता है. दिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. डेली की उनके पास इसकी सप्लाई आती है. और डेली की सप्लाई क्यों आती है, कोई बता सकता है कि डेली क्यों उन्हें ऑर्डर करना पड़ता है? जितनी उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उतना ही ऑर्डर करते हैं. संभाल के फ्रिज में रख क्यों नहीं लेते? व्हाई आर दे ऑर्डरिंग इट डेली बेसिस पे? Because half-life उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे की है, तो 6 घंटे बाद उसकी एक्टिविटी आधी हो जाएगी, 12 घंटे बाद उसकी एक्टिविटी 25% रह जाएगी, और एक दिन के अंदर अंदर उसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% होगी. राइट, सो दैट्स व्हाई दे नीड टू ऑर्डर इट डेली. राइट, चलो. सो भाई विच सोर्स वाज द मोस्ट सुटेबल? द लास्ट वन, टेक्नीशियम वाली. तो टेक्नीशियम का नाम यहाँ पे लिख देते हैं विद सही स्पेलिंग. स्पेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उन्होंने दी हुई है. टेक्नीशियम 99 नाम था इसका पूरा. 2 रीजंस फॉर योर चॉइस. पहली रीजन है शॉर्ट हाफ लाइफ, सूटेबल हाफ लाइफ लिख दो. चलो ये लिख दो, हाफ लाइफ, शॉर्ट या लॉन्ग में लिखो, हाफ लाइफ not too long, so won't remain radioactive in the patient for many days. एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन हमने ये भी देखना होता है कि कौन सी टाइप की एमिशंस आपकी बॉडी से निकल के बाहर आ सकती है आराम से. अल्फा तो आपकी बॉडी से बाहर आ ही नहीं सकता, आपकी बॉडी में ही जहाँ जिस टिश्यू में अगर स्टमक में दवाई पड़ी हुई तो स्टमक में ही अल्फा सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके स्टमक का बेड़ा गर्क मार देगा. बीटा भी बड़ी मुश्किल से आपकी बॉडी से बाहर आएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिक टिश्यू एंड स्किन एंड मसल दैट इट हैज टू पास थ्रू. सो बहुत ज्यादा जो है वो हद तक एब्जॉर्ब हो चुका होगा. सो गैमा इज द इजीएस्ट वन, जो कि और लिखा हुआ है वंस यू हैव चोजन, तो यू कैन सी कि गैमा जो है वो सबसे इजीली क्या करता है, आपकी बॉडी से बाहर आ सकता है और इजीली डिटेक्ट हो सकता है, बिकॉज इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है. तो दूसरी बात ये करेंगे, गैमा कैन बी इजीली डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी. आपके अंदर से रेडिएशन शुड बी एबल टू पेनिट्रेट योर बॉडी एंड कम आउटसाइड. ठीक है, अच्छा. रेडॉन गैस is one natural source of background radiation. Some causes of background radiation are man-made, for example X-rays. One other natural source of background radiation
कॉस्मिक रेज लिख सकते हैं, अभी मेरे जहन में तो यही आ रही है, ठीक है। बट हमने ये भी लिखा था कि रॉक्स और बिल्डिंग्स और फूड और ड्रिंक आर आल्सो नेचुरल सोर्सेस, राइट। वन अदर मैन मेड सोर्स बताएं। सो एक्सरेज तो लिख दिया, तो हॉस्पिटल वाला यूज मत लिखो, क्या लिख सकते हो? न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग लिख सकते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स पावर प्लांट्स में जो होते हैं वो लिख सकते हो, जैसे शर्नोबिल वाली एग्जांपल है, और एक दो और भी इसमें एग्जांपल है वैसे। वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। अब वैसे तो ज्यादातर प्लेनेट के ऊपर बैकग्राउंड रेडिएशन इज नॉट इन सच अ ह्यूज अमाउंट। देखो मेजर कॉज जो है ना वो रेडॉन गैस ही होती है, लाइक दिस कंट्रीब्यूट्स लाइक और लोग मे बी मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन तो यहीं से आ रही है। रेडॉन गैस ज्यादातर जगहों पे इतनी ज्यादा है नहीं अर्थ में, नीचे से जमीन से निकलती है। देयर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पे रेडॉन गैस जमीन से इतनी ज्यादा निकलती है कि वो वहां पे ठीक ठाक एक्टिविटी होती है, ठीक ठाक रेडिएशंस होती हैं। तो दैट कैन बी इन अ डेंजरस जोन, इट कैन बी इन अ रेंज विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस। तो आप बैकग्राउंड के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ बस रेडिएशन जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी ही कोई डेंजर सोच लो और यहाँ पे लिख दो। तो रेडियो एक्टिविटी के हमने क्या डेंजर्स पढ़े हुए हैं? डीएनए म्यूटेशन, क्या? डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन। तो डीएनए आपके सेल का डीएनए म्यूटेट हो जाता है और उससे बेसिकली कैंसर ही होता है। डीएनए म्यूटेशन, चलो ये लिख देते हैं, डायरेक्ट कैंसर भी लिख सकते हो, सही है। harms your living cells etc etc. Okay, this is a fusion reaction. Everyone knows कि fusion reaction क्या होता है। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है और उसमें हाइड्रोजन के दो अलग अलग आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, वो कंबाइन होकर हीलियम बना रहे हैं और साथ में एक X बन रहा है। कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द मिसिंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर्स। सो दिस इज द मिसिंग वन। हाउ डू यू कंप्लीट दिस इक्वेशन? आपको ये इक्वेशन याद ऐसा सच करनी नहीं है, तो ये फिर इक्वेशन याद किए बगैर कैसे कंप्लीट होगी? हाउ इज देयर अ वे टू कंप्लीट दिस इक्वेशन? You need to just balance the proton numbers on the left hand side and the right hand side, and you have to balance the mass numbers on the left hand side and the right hand side. तो 1 + 1 कितना होता है मेरे बच्चे? 2 होता है। तो ये जब यहाँ पे 2 है तो अब यहाँ पे हमें और कोई प्रोटॉन नंबर की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इधर तो 0 आ जाएगा, तो नो प्रोटॉन नंबर। 2 + 3 होता है 5, तो 4 के अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये राइट साइड पे भी 5 बन जाएगा। सो देन व्हाट इज पार्टिकल X? ये क्या चीज है जिसका सिंबल मैंने, हाँ ये है न्यूट्रॉन। सिंबल, ये असल में हमारे पास न्यूट्रॉन है। गुड, याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिंबल उसके मास और चार्ज के साथ याद रखना। वेयर दिस फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यू नो वेयर दिस टेक्स प्लेस। अब तो पूरा चैप्टर तुम लोग उस पर पढ़ चुके हो। ये कहाँ पे होता है फ्यूजन रिएक्शन? स्टार। इन स्टार्स, और स्पेसिफिकली कौन से स्टार्स? ऑल्दो यहाँ पे स्टार ही लिखा हुआ है, लेकिन अब स्पेस फिजिक्स पढ़ चुके हो स्टेबल तो आपको स्टेज। बोलना चाहिए स्टेबल स्टार्स। गुड, पुराना पेपर है इसमें आपका वो था नहीं चैप्टर, लेकिन आप बोलो स्टेबल स्टार, ठीक है। अच्छा जी, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ देयर। तो पूरा आपने जो है वो डिफरेंसेस बताने हैं उनके एबिलिटी टू पेनिट्रेट, आयनाइजिंग इफेक्ट और डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर ही जल्दी से बात कर देते हैं। बीटा ज्यादा पेनिट्रेट करता है, यहाँ पे अल्फा उसका आयनाइजिंग इफेक्ट ज्यादा है। और दो बातें तो हो गई, तो 2 मार्क तो आपको मिल गए। डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बीटा नेगेटिवली चार्ज है। सो दे विल गो, बोथ विल डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट तो होंगे, सिर्फ गैमा है जो डिफ्लेक्ट नहीं होता बिकॉज वो अनचार्ज होता है। बोथ विल डिफ्लेक्ट, तो डिफ्लेक्शन तो दोनों की होगी, लेकिन अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जाएगा, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। सो बोथ विल डिफ्लेक्ट बट in opposite directions. And why? Because they have opposite charge. एक और इसमें बात ऐड कर सकते हो कि बीटा will deflect more. Anyone remembers the reason for this? मतलब It has अल्फा less जो है mass. वो थोड़ा सा बेंड करता है, लेकिन बीटा इतना ज्यादा बेंड करता है। क्या क्या रीजन? Less mass. उसका मास लेस होता है। यस, बिकॉज इट्स लेस मैसिव।
ठीक, ये पेपर हो गया। ओके जी, हो गया। चलें जी, अगला पेपर जो है वो हम अक्टूबर नवंबर का जो 2022 वाला पेपर है उसका 21 वेरिएंट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी से ही बता रहा हूँ, कोई बंदा ग्रुप में लिख दे यार, मैं अब दोबारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आई विल जस्ट गो टू स्लीप। तो अभी कोई बंदा ग्रुप में लिख दे नेक्स्ट पेपर, जिस ग्रुप में जो बंदा है वहाँ पे लिख दे प्लीज़, ठीक है, कि भाई अगला पेपर कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2 वेरिएंट 1। ओके, चलें, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।